नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में और उनमें से ये कुछ टॉपिक्स मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ। ब्राह्मी लिपि, नालंदा, गुप्त वंश, संस्कृत, वेद, इतने सारे टॉपिक्स हैं। तो चलिए इस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम तथागत अजीत और उसके चमचों को एक चुनौती देना चाहते हैं, एक चैलेंज देना चाहते हैं और देखते हैं कि कितने लोग इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। हमारा चैलेंज ये है कि गदागत अजीत या उसका कोई भी चेला हमारे इस वीडियो में जितने भी हम प्रमाण दिखा रहे हैं उन सभी का अगर वो खंडन कर देता है, अर्थात सभी को गलत साबित कर देता है, तो हम इस वीडियो के साथ साथ इस चैनल को भी डिलीट कर देंगे। और सिर्फ इस वीडियो के लिए नहीं कह रहा हूँ, गदागत अजीत पर तो हमने इतने सारे वीडियोस बनाए हैं। किसी भी वीडियो को उठा लेना और उसका खंडन करके बता देना, हम इस चैनल को डिलीट कर देंगे। ये हमारा ओपन चैलेंज है। तो फिर देखते हैं दोस्तों कि इस चैलेंज को कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं। मेरे इस चैलेंज के बारे में गदागत अजीत को जरूर बता देना। चलिए अब विषय पर बात करते हैं। पहला विषय है नालंदा विश्वविद्यालय। जब हम भारत के विश्व गुरु होने की बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय का ध्यान हमें सबसे पहले आता है। ये एक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था जहाँ पर विदेशों से भी विद्यार्थी भारत में पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय पर गदागत अजीत ने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें इसने नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर कई सारे झूठ बोले हैं। तो चलिए सबसे पहले उसी को एक्सपोज करते हैं। अपने वीडियो के 13 मिनट 54 सेकंड पर यह गदागत अजीत कहता है, एक खास बात इस नालंदा विश्वविद्यालय की यह रही कि यहाँ जो प्रमाण मिले हैं उनमें न संस्कृत का कुछ मिला है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो प्रमाण मिले हैं उसमें संस्कृत का कुछ नहीं मिला है। अब यहाँ पर ये आदमी जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ दावा कर रहा है, ये पूरा का पूरा फर्जी है और झूठा है। मैं इसे सिद्ध करूंगा, वो भी ASI के प्रमाण के साथ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक किताब है कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकैरम। इस किताब का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। वैसे मैं जितने भी प्रूफ देता हूँ उसका लिंक मैं पिन कमेंट में दे देता हूँ ताकि आसानी से कोई भी क्रॉस वेरीफाई कर सके। तो इस किताब में गुप्ता एम्पायर के इंस्क्रिप्शंस के बारे में जानकारी दी गई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि गुप्ता एम्पायर और मौर्य एम्पायर ये दोनों अलग अलग है, इसलिए आप इन दोनों को मिक्स मत करना। गुप्ता एम्पायर अलग है और मौर्य एम्पायर अलग है। गुप्ता एम्पायर के एक राजा थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को पूरे भारत में लगभग फैला दिया था। ये उस टाइम का मैप है गुप्ता एम्पायर का, आप देख सकते हैं। तो इस किताब के पेज नंबर 224 पर एक इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखा है जो कि समुद्रगुप्त का है। नालंदा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त, जो कि ऑब्वियसली नालंदा में मिला है। अब इसी किताब के पेज नंबर 225 पर, यानी कि इसी पेज के आगे वाले पन्ने पर लिखा है द लैंग्वेज इज संस्कृत, यानी कि इस इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज संस्कृत है। तो यहाँ पर गदागत अजीत का झूठ पकड़ा गया जो कह रहा है कि नालंदा में संस्कृत का कुछ नहीं मिला है। गुप्ता एम्पायर पर भी इन लोगों का एक प्रोपेगेंडा है जिसमें गुप्ता एम्पायर को ये लोग बुद्धिस्ट एम्पायर बताते हैं। ये गदागत अजीत के एक वीडियो का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने गुप्त वंश को बुद्धिस्ट राजवंश में गिना है। तो चलिए इसे भी एक्सपोज करते हैं। हालांकि इसे एक्सपोज करने के लिए हमारे पास लिमिटलेस एविडेंस है, पर इस वीडियो में हमने नालंदा के एक शिलालेख की बात की है तो उसी शिलालेख से इसको एक्सपोज करते हैं। तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश के एक राजा है और बहुत बड़े राजा है। तो समुद्रगुप्त का ये जो शिलालेख मिला है नालंदा का, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उसी पर बात करते हैं। 440 AD का ये इंस्क्रिप्शन है और इस शिलालेख का टेक्स्ट और ट्रांसलेशन हम देखते हैं। इसी पुस्तक के पेज नंबर 227 पर इसका टेक्स्ट है और 228 पर इसका ट्रांसलेशन है। तो टेक्स्ट में जो शब्द आए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम अश्वमेध परम भागवत ब्राह्मण वेद, इन शब्दों का प्रयोग किया है। इसके अलावा भी और भी शब्द है, ये शब्द आए हैं। अब इसके अगले पेज पर, यानी कि पेज नंबर 228 पर ट्रांसलेशन हमें देखने को मिलता है इस पूरे इंस्क्रिप्शन का। तो इसके ट्रांसलेशन में ओम शब्द आया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ट्रांसलेशन में बताया गया है कि समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया था। तो समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ करता था तो वो बौद्ध तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यज्ञ करने कराने की परंपरा केवल आर्यों की संस्कृति का हिस्सा रही है। इसका मतलब उस समय आर्य संस्कृति भी थी, उस समय ब्राह्मण भी थे, जिसे मैंने अभी सिद्ध किया है। और इस शिलालेख में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आई है वेदों के बारे में, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम इनका वेदों से रिलेटेड झूठ देख लेते हैं। ये गदागत अजीत के एक वीडियो का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वैदिक कल्चर को, पूरे वैदिक कल्चर के प्रमाणों को 1000 AD के अंदर का बताता है।
हालांकि आप इसके वीडियोस देखते होंगे तो वहाँ पर भी ये बोलता रहता है कि वेदों की जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो 1000 साल के अंदर है, 1000 साल से भी कम पुरानी है। आगे इस वीडियो में आपको इस बात का भी जवाब मिलने वाला है कि वेदों की मैन्युस्क्रिप्ट ज़्यादा पुरानी क्यों नहीं मिलती है, 1000 साल के अंदर क्यों है। इसका कारण आपको इसी वीडियो में आगे मिलेगा। वेदों की मैन्युस्क्रिप्ट 1000 साल के अंदर है, इसका ये मतलब नहीं है कि वेद भी 1000 साल के अंदर है। अगर ऐसा है तो फिर इन शिलालेखों में वेदों का वर्णन कैसे किया गया है। पिछली बार भी हमने एक शिलालेख दिखाया था, नेरूर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मंगलेश का, जिसमें वेद वेदांग का वर्णन आया है। आज मैं आपको एक और ऐसे शिलालेख के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें वेदों का वर्णन आया है। वही शिलालेख है नालंदा का, जो समुद्रगुप्त का अभी मैंने आपको बताया। इसी पुस्तक के पेज नंबर 228, जिसके बारे में अभी आपने बात की, जहाँ पर समुद्रगुप्त को अश्वमेध यज्ञ करते हुए तो दिखाया गया है। इसी के नीचे आप जब पढ़ोगे तो यहाँ पर देखिए त्रिवेद्य शब्द आया है, अर्थात तीनों वेदों का ज्ञानी। तो हमारा ये वीडियो गदागद अजीत को भेज देना और उसके चमचों को भी भेज देना, ताकि सबको पता चल जाए कि नालंदा में न सिर्फ संस्कृत के शिलालेख मिल चुके हैं बल्कि वेद का भी शिलालेख मिल चुका है। तो अभी तक हमने बात की समुद्रगुप्त के शिलालेख की। अब हम यहाँ पर अन्य गुप्त राजाओं के कुछ क्लेशिल देखेंगे जो कि संस्कृत में है। इसी पुस्तक के पेज नंबर 319 पर वैन्यगुप्त का एक क्लेशिल मिला है जो कि नालंदा में मिला है। पेज नंबर 320 पर बताया गया है कि ये भी संस्कृत में है। इसी पुस्तक के पेज नंबर 354 पर नरसिम्हा का एक क्लेशिल मिला है जो कि नालंदा में मिला है, अगेन ये भी संस्कृत में है। और पेज नंबर 355 पर कुमारगुप्त का एक क्लेशिल मिला है जो कि नालंदा में मिला है, और पेज नंबर 356 पर बताया गया है कि ये भी संस्कृत में है। तो नालंदा में संस्कृत को लेकर इतने सारे प्रमाण मिल चुके हैं, जबकि गजित कह रहा है कि एक भी प्रमाण नहीं मिला है। तो यहाँ पर भी गजित के तथ्य झूठे साबित हुए। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी संस्कृत से रिलेटेड मैंने प्रमाण दिखाए हैं, इनकी भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है। तो यहाँ से एक बात और इनकी गलत साबित होती है, जो ये लिपि को लेकर भ्रम फैलाते हैं और बड़ा ही मूर्खतापूर्ण प्रश्न करते हैं। आइए इस पर भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ समय पूर्व मैंने सिंधु घाटी सभ्यता पर एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो के नीचे एक नवबौद्ध का कमेंट आया। वो नवबौद्ध कह रहा था कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि पाई गई है उसे ब्राह्मण पढ़ क्यों नहीं पाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है अभी तक उसे दुनिया भर में कोई भी रिसर्चर उसे नहीं पढ़ पाया है। तो इसका सवाल ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता अगर वैदिक सभ्यता है तो वहां पर जो लिपि पाई गई है उसे ब्राह्मण पढ़ क्यों नहीं पाए। कुछ ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें गदागद अजीत भी अपने वीडियोस में करता रहता है। तो आज सारे के सारे नवबौद्ध इसका जवाब सुन लो। ये नवबौद्ध बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता बौद्ध सभ्यता है। तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता बौद्ध सभ्यता है तो वहां की लिपि बौद्ध लोग क्यों नहीं पढ़ पाए। अब ये हमारा सवाल है। तुम तो बौद्ध हो ना, ये जो गदागद अजीत है और ये जो सम्यक प्रकाशक है ये तो बौद्ध है ना, तो ये लोग वहां की लिपि क्यों नहीं पढ़ पाए। अगर पढ़ सकते हैं तो उन रिसर्चर्स की मदद क्यों नहीं करते हैं। तो जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे थे वही प्रश्न अब हम तुमसे कर रहे हैं कि बौद्ध लोग ब्राह्मी लिपि कैसे भूल गए, बौद्ध लोग सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे भूल गए, और अगर उन्हें आती है तो रिसर्चर्स की मदद करें। आगे ये गदागद अजीत अपने इसी वीडियो के 11 मिनट 54 सेकंड पर एक किताब का एक पैराग्राफ पढ़ता है। राजीव पटेल की ये किताब है वैदिक युग का घालमेल, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। राजीव पटेल के बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि यह आदमी कोई इतिहासकार नहीं है बल्कि ये एक इतिहास खोर है, और इसने ये जो किताब लिखी है ये पूरी तरह से प्रमाणों के विरुद्ध है और बड़ी ही निर्लज्जता से किए गए झूठे दावों से भरी पड़ी है। इस किताब को अगर मैं कचरे में भी फेंक दूंगा तो कचरे की वैल्यू कम हो जाएगी। ये पुस्तक कचरे में भी रखने के लायक नहीं है, इस बात का पता आपको ये पैराग्राफ पढ़कर चल जाएगा। तो ये राजीव पटेल की वही पुस्तक है जिसे गदागद अजीत कोट करता है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। वैसे तबकात ए नासिरी पुस्तक के लेखक मिहांस उस सिराज के अनुसार बख्तियार खिलजी को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी। उसकी बीमारी को ठीक करने का दावा एक ब्राह्मण वैद्य ने किया और शर्त के रूप में महाविहार को जलाने की मांग रखी। जब उसकी दवाई से बख्तियार ठीक हो गया तो शर्त पूरी करने के लिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को जला दिया। तो राजीव पटेल का ये कहना है कि एक ब्राह्मण ने बख्तियार खिलजी की सहायता से नालंदा को जलवा दिया, और राजीव पटेल अपनी बात का प्रमाण दे रहा है तबकात ए नासिरी पुस्तक से। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि तबकात ए नासिरी पुस्तक में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। जो दावा यहाँ पर राजीव पटेल कर रहा है ऐसा तो कुछ भी उस पुस्तक में नहीं लिखा है, बल्कि उस पुस्तक में जो लिखा है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है, टोटली अपोजिट।
तो चलिए मैं अपनी बात का प्रमाण भी दे देता हूँ। यह है तबकात नासिरी पुस्तक मिहांस की, जिसके बारे में राजीव पटेल ने अपनी किताब में लिखा है। तो तबकात नासिरी पुस्तक उसी काल के समकालीन एक पुस्तक है जब मुस्लिमों ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलवाया था। तो चलिए देखते हैं कि इस पुस्तक में क्या लिखा है। इस पुस्तक के पेज नंबर 552 पर लिखा है, द ग्रेट नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट प्लेस वर ब्राह्मण्स, मतलब वहां पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण निवास कर रहे थे। आगे लिखा है, एंड द होल ऑफ दोज ब्राह्मण्स हैड देयर हेड शेवन एंड दे वर ऑल स्लेन। स्लेन का मतलब होता है मारे गए, यानी कि वहां पर जो लोग मरे थे वो ब्राह्मण थे। तो अब यहाँ पर ये राजीव पटेल का सारा झूठ एक्सपोज हो गया है। नालंदा विश्वविद्यालय में ब्राह्मण निवास करते थे और ब्राह्मणों को मारा गया था, जबकि राजीव पटेल ये बता रहा है कि ब्राह्मणों ने नालंदा विश्वविद्यालय जलवाया। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये सारा का सारा हिंदुओं को बदनाम करने का एक प्रोपेगेंडा है, एक षड्यंत्र है। और उसमें ये अकेला आदमी नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किताबें लिखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं और फेक हिस्ट्री को प्रोपोगेट करके हिंदुओं को बदनाम करते हैं। अब इस तबकात नासिरी पुस्तक में आगे क्या लिखा है वो और भी इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं। देयर वर अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स देयर एंड व्हेन ऑल दीज बुक्स केम अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ मुसलमान्स दे समॉन्ड अ नंबर ऑफ हिंदूज दैट दे माइट गिव देम इंफॉर्मेशन रेस्पेक्टिंग द इम्पोर्ट ऑफ दोज बुक्स बट द होल ऑफ हिंदूज हैड बीन किल्ड। अर्थात वहां पर बड़ी संख्या में पुस्तकें थी और जब इन पुस्तकों पर मुसलमानों की नजर पड़ी तब उन्होंने कुछ हिंदुओं को इकट्ठा करने की कोशिश की ताकि वो इन पुस्तकों से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मुसलमानों को दे सके। बट होल ऑफ द हिंदूज हैड बीन किल्ड, यानी कि सभी के सभी हिंदुओं को तब तक मार दिया गया था। तो देखा दोस्तों आपने, ये नवबौद्ध जो प्रचारित कर रहे हैं वैसा तो इस पुस्तक में कुछ लिखा ही नहीं है, बल्कि इस पुस्तक में जो लिखा है वो इन्हीं के प्रोपेगेंडा को ध्वस्त कर रहा है, यानी कि इनका ही रेफरेंस इन्हीं के षड्यंत्र का भांडा फोड़ रहा है। अब चलिए अंत में एक और प्रमाण देख लेते हैं जो गदागद अजीत को भी एक्सपोज करेगा और नालंदा विश्वविद्यालय पर एक नया प्रकाश डालेगा। गदागद अजीत ने 28 बुद्धों पर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के 5 मिनट 43 से ये गदा कहता है कि वेनसांग को, फाइयान को और इस सिंह को, इनको ब्राह्मणों का कोई ग्रंथ नहीं मिला। अब चूंकि फाइयान और वेनसांग पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इस सिंह के बारे में जानेंगे। इस सिंह का काल वेनसांग के काल के समकालीन है। ये भी बुद्धिस्ट मॉन्क है जो चाइना से भारत में आए थे और नालंदा विश्वविद्यालय में रुके भी थे। जब इस सिंह नालंदा विश्वविद्यालय में रुके थे तब उन्होंने हिंदुओं की पुस्तकें भी पढ़ी थी और इस बात को उन्होंने अपनी किताब में मेंशन भी किया है, यानी कि यहाँ पर भी गदागद अजीत झूठ बोल रहा है। यह इस सिंह की पुस्तक का इंग्लिश ट्रांसलेशन है, अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पब्लिकेशन है, आप देख सकते हैं। तो इस पुस्तक के पेज नंबर 168 के अंतिम में लिखा है, आई ट्रस्ट दैट नाउ a through study of संस्कृत ग्रामर में क्लियर अप मैनी डिफिकल्टीज वी इनकाउंटर। अर्थात इस सिंह अब संस्कृत ग्रामर की स्टडी करने वाला है और इस बात को याद रखिएगा कि वो अभी नालंदा में है। आगे वो पेज नंबर 172 पर लिखता है, चिल्ड्रन लर्न दिस बुक व्हेन दे आर 6 years old and finish it in 6 months. This is said to have been originally taught by महेश्वर देव, अर्थात शिव। तो यहाँ पर क्लियरली महादेव का वर्णन है। अब चलिए फटाफट देख लेते हैं कि उसने और क्या क्या लिखा है। तो आप चाहो तो इसे डीप में पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ। पेज नंबर 172 पर यहाँ पर नीचे उसने महर्षि पाणिनि और उनके कार्य का भी वर्णन किया है। पेज नंबर 178 पर उसने महर्षि पाणिनि और महर्षि पतंजलि का भी वर्णन किया है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पेज नंबर 188 पर उसने वेदों का वर्णन किया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर इस सिंह ने कुछ ऐसा भी लिखा है जिसको पढ़ने के बाद नवबौद्धों को इतना बड़ा शौक लगेगा कि आसमान से बिजली गिरने के बाद भी उन्हें इतना बड़ा शौक नहीं लग सकता। और वो ये है कि यहाँ पर उसने ब्राह्मणों को इंटेलिजेंट कहा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये नवबौद्धों के लिए कितना बड़ा झटका है। अब तक तो नवबौद्ध ब्राह्मणों को पाखंडी और मूर्ख ही दिखाते आए हैं और बुद्धिस्टों को ये बड़ा वैज्ञानिक बताते हैं, लेकिन अब एक बुद्धिस्ट मॉन्क खुद ब्राह्मणों को इंटेलिजेंट बता रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम इनको और एक्सपोज करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, आने वाले 3-4 वीडियोस आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं। और हाँ, मेरे चैलेंज के बारे में मत भूलना जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिया था। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक करने से इस वीडियो की रीच बढ़ेगी। शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।